हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिकोडेड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेम का डीएसपी 9 इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 का मॉड्यूल 1 का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है रैडिकल ह्यूमनिज्म बाय एम एन रॉय। तो हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। पहले हम लोग ह्यूमनिज्म का मीनिंग समझेंगे। ह्यूमनिज्म का बेसिक मीनिंग मीनिंग है कि ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन डिग्निटी हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, और वो ऐसा बिलीव करता है कि पीपल जो है वो इतना केपेबल है कि वो अपना फ्यूचर अपने से शेप कर सकता है। वो मॉरली इतना केपेबल है, एथिकली इतना केपेबल है कि वो अपना फ्यूचर अपने हिसाब से अपने हित के लिए वो शेप कर सकता है। उसको कोई डिवाइन पावर या रिलीजन ऐसा किसी की चीज का जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैडिकल का मीनिंग क्या है। रैडिकल का बेसिकली मीनिंग है फंडामेंटल या रूट लेवल पे चेंज, मतलब बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाना। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए ह्यूमैनिज्म मतलब क्या है। अब हम लोग समझ सकते हैं रैडिकल मतलब क्या है। अब अगर हम ये दोनों को मिक्स करते तब उसका मतलब क्या होगा। रैडिकल ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब है। तो रैडिकल ह्यूमैनिज्म का मतलब है कि हम लोग एक सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। उसका मेथड क्या होगा, थ्रू रीजन एजुकेशन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी से हम लोग एक सोसाइटी में चेंज लाएंगे। क्योंकि ह्यूमन जो है वो मॉरली बहुत केपेबल है, तो वो ये चेंज ला सकता है। तो ये बिलीफ के साथ में रैडिकल ह्यूमनिज्म फॉर्म होता है कि एक सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रीजन एजुकेशन फ्रीडम डेमोक्रेसी से ला सकते हैं हम लोग को। उसके लिए हम लोग को वायलेंस या फिर डिक्टेटरशिप का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि रैडिकल ह्यूमनिज्म पे एम एन रॉय का क्या टेक था। वही हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगा आपको कि उनका टेक था कि एक सोसाइटी में हम लोग इंडिविजुअल को बीच में रख कर चेंज लाए, या फिर उसका हित में जो भी करें उसका हित में करें हम लोग, मतलब उसका अच्छाई के लिए करें, उसका वेलफेयर के लिए करें हम लोग। एक सोसाइटी में इंडिविजुअल को बीच में रख के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाए सोसाइटी में, ये रीजन फ्रीडम डेमोक्रेसी साइंटिफिक थिंकिंग मोरालिटी एजुकेशन से। समझ आया। बेसिकली इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है, हम लोग एक सोसाइटी में रूल्स बनाए रेगुलेशंस बनाए, या फिर हम लोग कुछ कुछ भी हम लोग कोई एक स्टेप ले, तो हम लोग को इंडिविजुअल को अपने मतलब जहन में रख कर ही लेना है उसका डिसीजन कि क्या वो इंडिविजुअल के लिए सही है, क्या वो इंडिविजुअल के लिए गलत है। अगर सही है तो कितना लोग के लिए वो सही है, कितना लोग के लिए नहीं है। मतलब कि इंडिविजुअल को लेके हम लोग को सोचना है। ठीक है, तो ये मतलब है एम एन रॉय का रैडिकल ह्यूमनिज्म से। एम एन रॉय जो थे वो बोथ कैपिटलिज्म और अथॉरिटेरियन मार्क्सिज्म को बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए वो अपना ही एक थ्योरी दिए जो कि था न्यू ह्यूमनिज्म या रैडिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो एक थ्योरी को समझने के लिए हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि एम एन रॉय को लगा कि नहीं हमको लाना चाहिए एक थ्योरी, हमको जरूरत है, या फिर ये सोसाइटी को जरूरत है। ऐसा क्या रीजन है, कोई ऐसा तो नहीं है कि सो के उठा और उसको लगा कि हमको नहीं नहीं हमको एक थ्योरी लिखना है, हमको एक अपना ये करना है, तो वो दे दिया। ऐसा तो नहीं है। उसका सर्कमस्टेंसेस होता है, कुछ कारण होता है जिस कारण से हम लोग वो थ्योरी वो दी है। तो अब हम लोग जानेंगे बैकग्राउंड क्या है ये थ्योरी का, और रेडिकल ह्यूमनिज्म डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल 5 फेजेस में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट फेज के साथ में स्टार्ट करते हैं जो कि है रिवॉल्यूशनरी फेज। रिवॉल्यूशनरी फेज मतलब, देखो, एम एन रॉय जो था उनका बॉर्न हुआ था 1887 में बंगाल में। ठीक है, उनका यूथ के टाइम में इंडिया और ब्रिटिशर्स के, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। तो वो वहाँ इंडिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म से, और वो ज्वाइन किए रिवॉल्यूशनरी मेथड्स मूवमेंट वो सब अपनाए ज्वाइन किए। और वो तभी बिलीव करते थे कि आर्म स्ट्रगल से इंडिया इंडिपेंडेंस पा सकता है। देखो सिंपल वे में हम समझाते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी फेज में बेसिकली एम एन रॉय का बॉर्न हुआ था, मतलब एम एन रॉय वाज बोर्न इन 1887 इन बंगाल। उनका यूथ के टाइम में इंडिया में बहुत सारा रिवॉल्यूशन का मूवमेंट चल रहा था, मतलब वहाँ ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाने के लिए या अपना कोई बात मनवाने के लिए बहुत सारा मूवमेंट चल रहा था। तो वो काफी उससे इन्फ्लुएंस हुए, और वो उनका बिलीव था, वो ऐसा मानते थे कि अगर वेपन्स ये वॉर ये सब हम लोग यूज करें तो हम लोग ब्रिटिशर्स से आजादी पा सकते हैं। इनका वो थिंकिंग था। सबका अलग अलग थिंकिंग होता है, जैसे गांधी जी है, उनका थिंकिंग था नहीं अहिंसा नॉन वायलेंस इससे हम लोग पा सकते हैं। वैसे इनका था कि आर्म स्ट्रगल से हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट फेज में मूव होते हैं हम लोग। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, सेकंड फेज आया। सेकंड फेज में क्या हुआ, जो कि है मार्क्सिस्ट फेज। तो इसमें क्या हुआ, रॉय जो थे मानवेंद्र नाथ रॉय, मतलब
वो काफी सारा कंट्रीज ट्रैवल किए, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, सोवियत रशिया, ऐसे कंट्रीज ट्रैवल किए। कार्ल मार्क्स का बहुत सारा राइटिंग्स पढ़े वो, और वो काफी हद से इन्फ्लुएंस भी हुए। वो फिर उसमें वो कम्युनिस्ट मूवमेंट मेक्सिको में वो हेल्प भी की है, कम्युनिस्ट मूवमेंट को फाउंड करने में। फिर एक काफी इंटरनेशनली उनका जान पहचान बहुत बढ़ गया, मतलब इंटरनेशनली उनको काफी एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट मेंबर कम्युनिस्ट का मानने लगा। और उनका इस टाइम में थिंकिंग था कि सोशलिज्म से एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट किया जा सकता है। अब जस्ट सोसाइटी मतलब क्या है? मतलब ऐसा सोसाइटी जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो, गरीब अमीर ये सब के बीच में डिफरेंशिएशन, रेसिज्म ये सब ना हो। जस्ट सोसाइटी, सारा लोग इक्वल हो। ये सोसाइटी उनको लगा हम सोशलिज्म से पा सकते हैं। ठीक है। अब इवेंचुअली हम लोग मूव करते हैं थर्ड फेज में, जो कि है डिल्यूशनमेंट डिल्यूशनमेंट विद मार्क्सिज्म। इसमें क्या होता है, अब बहुत साल वो जब कम्युनिस्ट मूवमेंट को दे चुके थे अपना, वो काफी मतलब अंदर से उनको कुछ डिससेटिस्फैक्शन था, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते थे। वो ये ऑब्जर्व करने लगे कि सोवियत सिस्टम जो है वो ऑथोरिटेरियन बन रहा है। ऑथोरिटेरियन मतलब कि वो मतलब काफी हद तक डिक्टेटरशिप टाइप से, मतलब एक इंसान जो बोल रहा है वो हो रहा है। मतलब एक इंसान रूल कर रहा है, वो चाहे सही बोले चाहे वो गलत बोले, वो वैसे होने लगा। और वो और भी वो रीजन था कि वो देखने लगे, हम लोग पहले भी देखे हैं उनका थ्योरी क्या था। उनका मानना क्या था कि एक सोसाइटी में इंडिविजुअल को हम लोग को बीच में रख के उसके लिए अच्छा करना है। लेकिन वो ऐसा फील करने लगे कि स्टेट का नाम पे इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंडिविजुअल का फ्रीडम ले लिया जा रहा है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनको ऐसा फील होने लगा। और उनको ये भी फील होने लगा कि वन पार्टी डिक्टेटरशिप मतलब एक पार्टी, जैसे हम लोग का इंडिया में मल्टी पार्टी, हम लोग काफी सारा पार्टी हम लोग को देखने मिलता है। अभी हम लोग का रूलिंग पार्टी हो गया बीजेपी, कांग्रेस, और भी काफी सारा टीएमसी, हम लोग काफी सारा पार्टी है, तो हम लोग मल्टी पार्टी है। और वो देखने लगे कि वन पार्टी जो है वो एक डिक्टेटर की तरह काम करने लग गया है, जो कि डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर चुका है। तो ये सब उनको बहुत अंदर से डिससेटिस्फाई कर रहा था कि हम जो मेरा जो विजन है कि इंडिविजुअल को हमको बीच में रख के इंडिविजुअल के लिए हमको कुछ, मतलब जो हमको करना है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए करना है, इंडिविजुअल अपना आप को डेवलप कर सके उसलिए करना है, पर वो तो हो नहीं रहा है। तो वो काफी हद तक डिससेटिस्फाइड होने लगे। और भी काफी रीजंस था, आप लोग रीड करिएगा तो फिर समझ आइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना फोर्थ फेज में, जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिज्म। रॉय जो थे वो धीरे धीरे बहुत इन्फ्लुएंस होने लगे मॉडर्न साइंस, रैशनलिज्म, एनलाइटमेंट आइडियाज और लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से। उनको धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन जो है उसके पास में रीजन है और क्रिएटिविटी है बहुत। तो वो रीजन और क्रिएटिविटी का हेल्प से एक ह्यूमन जो है अपना फ्यूचर शेप कर सकता है खुद से। उसको वो ब्लाइंडली कोई रिलीजियन या पॉलिटिकल पार्टी या कोई डिक्टेटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये थिंकिंग जो था उनका कि ये ह्यूमन जो है वो खुद का डेस्टिनी खुद शेप कर सकता है ब्लाइंडली किसी को ना फॉलो करते हुए, इससे बर्थ होता है रैडिकल ह्यूमैनिज्म का, जो कि है हम लोग का फिफ्थ फेज। अब इससे क्या हुआ कि रैडिकल ह्यूमैनिज्म का बर्थ हुआ 1940s में। वो आर्ग्यू किए नीदर कैपिटलिज्म नॉर कम्युनिज्म कैन सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स बिकॉज बोथ फेल टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। इंस्टेड सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन, साइंटिफिक थिंकिंग, morality, democracy, and human dignity. Thus, the individual, not the state, religion, class, or nation, became the center of Roy's philosophy. सिंपल मतलब है इसका कि रॉय बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए कैपिटलिज्म से भी और कम्युनिज्म से भी, दोनों से ही। उनको ऐसा लगने लगा कि ह्यूमन का जो रियल में प्रॉब्लम है, जो उनका उसका डेवलपमेंट का में बाधा है, जो एक ह्यूमन को डेवलपमेंट में बाधा है, या फिर उसके लिए सही वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें वो डेवलप हो सके, अपने आप को डेवलप कर सके, एक रीजन क्रिएटिविटी को डेवलप करके एक अच्छा फ्यूचर बना सके, वो चीज जो है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में ही अवेलेबल नहीं है। वो इंडिविजुअल के बारे में ना सोच के, इंडिविजुअल का हित में, इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट नहीं करते हुए सोसाइटी स्टेट यही सब मैटर्स में उलझा रहता है। इसीलिए वो चाहते थे कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन, साइंटिफिक थिंकिंग, मोरालिटी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन डेवलपमेंट में बेस हो। समझ आया? अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल।
मतलब रॉय का रैडिकल ह्यूमैनिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या था? उनका सेंट्रल आइडिया था इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हम लोग को इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना है जितना हम लोग से हो सके। वो मानते थे कि सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल के लिए, ना कि इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करता है। ये काफी कंफ्यूजिंग है, बट आप ठीक से समझिएगा तो समझ आएंगे। तो इसमें बोलना चाह रहा है वो कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब सोसाइटी को ऐसा रूल्स, ऐसा रेगुलेशंस या ऐसा मेजर्स लेना चाहिए जिससे इंडिविजुअल का ग्रोथ हो सके, इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो सके। समझ, ना कि ऐसा कि इंडिविजुअल को छोड़ के आप खाली सोसाइटी के बारे में सोचो, सिर्फ सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या है नहीं है, क्या अच्छा हम वो करें। नहीं, आपको सोचना होगा इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है। वो ऐसा बिलीव करते थे। और उनका ये भी बिलीव था कि कोई भी गवर्नमेंट, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है उसको हार्म ना करे, उसको डोमिनेट ना करे। मतलब इंडिविजुअल को आप फ्रीडम अगर आप नहीं देंगे, हम लोग को एक चीज समझना होगा कि अगर इंडिविजुअल को आप फ्रीडम नहीं देंगे बोलने का, एक्सप्रेस करने का, तो उसका माइंड क्रिएटिव कैसे होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए उनका मानना था कि कोई भी गवर्नमेंट, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी हक नहीं है कि वो इंडिविजुअल का फ्रीडम को डोमिनेट करे। ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि सोसाइटी का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी को अपना प्राइमरी ड्यूटी माने, ताकि उसको वो प्रोटेक्ट करे। मेरा मतलब है कि एक स्टेट का प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सब हेडिंग पे पहुंच जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड क्रिएटेड बाय नेचर। ये रॉय का कहना था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो फ्री और क्रिएटिव है बाय नेचर। मतलब ह्यूमन बींग का जो नेचर है वो फ्री है और क्रिएटिव है। वो ऐसा नहीं मानते थे कि ह्यूमन बींग्स का, काफी थिंकर्स मानते थे कि ह्यूमन बींग्स का नेचर जो है वो काफी हद तक सेल्फिश है और सिंफुल है। मतलब वो बस अपना सोचता है और बाकी और किसी का नहीं सोचता है, और मतलब उसका अच्छा नहीं है ह्यूमन बिहेवियर। पर रॉय का ऐसा थिंकिंग नहीं था। रॉय का थिंकिंग था कि एक पर्सन जो है वो नेचुरली, उसके अंदर रैशनल थिंकिंग होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, वो क्रिएटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, मतलब सबको साथ में लेके चलने वाला होता है, और अपना मॉरल एक्शंस को गार्ड करने के लिए या क्या सही है मॉरली उसका डिसीजन मेक कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं मोरालिटी या मॉरल एक्शन क्या होता है, बार बार सुन रहे हैं। तो मोरालिटी और मॉरल एक्शंस मतलब, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप रास्ता पे चल रहे हैं और आपको एक चिप्स खाए, अब चिप्स खा लिए, अब उसका पैकेट है आपके पास, आपको पता है उसका रैपर को हमको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। ये ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आप कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं, हम लोग नहीं फेंकते। तो हम लोग को पता है कि जमीन पे फेंकना, रोड पे फेंकना गलत है। तो ये थिंकिंग जो हम लोग के अंदर है कि ये गलत है, यही हम लोग का मॉरल थिंकिंग है कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो मॉरली गलत है। फिर भी काफी लोग ये करते हैं, हम लोग देख ही सकते हैं कि रैपर फेंक देते हैं या कोई भी डर्ट या कुछ भी होता है वो रोड पे फेंक देते हैं, तो वो लोग मॉरली सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को एटलीस्ट पता है कि मॉरली सही क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो 3 क्वालिटीज है, आप आंसर में ये 3 क्वालिटीज लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या है? फर्स्ट हम लोग का क्वालिटी है रीजन, मोरालिटी और फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू रॉय, एक ह्यूमन नेचर का 3 क्वालिटीज होता है, एक होता है रीजन, एक होता है मोरालिटी, एक होता है फ्रीडम। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। रीजन मतलब क्या होता है? रीजन जो है ह्यूमन का हाईएस्ट ह्यूमन क्वालिटी है। पीपल जो है उसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैसा स्किल्स से? उसके अंदर लॉजिक होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकता है, वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। ये करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसको कोई ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन ऐसा सब पे बिलीव करने का कोई कारण नहीं है। और रीजन जो है वो ह्यूमन का प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है।
ऑफ कोर्स आप अगर बिलीव नहीं करेंगे सुपरस्टिशंस पे, अगर आप नहीं ब्लाइंड किसी फेथ पे बिलीव करेंगे, खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, आपको पता है मॉरली क्या सही है, आपको क्या पता है मॉरली क्या गलत है, तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है मोरालिटी। मोरालिटी जैसे कि हम अभी आपको एग्जांपल दिए, मोरालिटी मतलब क्या होता है कि मॉरली क्या सही है क्या गलत है। तो रॉय ऐसा बिलीव करते हैं मोरालिटी जो है वो मैन मेड है, वो कोई इम्पोज नहीं किया गया है रिलीजन पे। ट्रू मोरालिटी जो होता है, ट्रू मोरालिटी जो होता है वो डेवलप होता है कैसे। देखो हम लोग के अंदर मोरालिटी है, पर वो कैसे डेवलप होता है ये हम लोग को जानना है। कैसे हम लोग को पता है कि वो चीज गलत है और वो चीज सही है, ये तो वो आता है हम लोग का ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, कि हम लोग कितना कॉन्शियस है, रैशनल जजमेंट से कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें अंतर बनाने का थिंकिंग जो होता है उससे आता है। हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक दूसरे की तरफ, अगर हम उसको खराब करेंगे तो वो भी मेरा खराब करेगा, तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही होता है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग के अंदर, यही इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोरालिटी आता है ह्यूमन नेचर के अंदर। और नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम जो होता है, रॉय सपोर्ट करते थे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब आपको सोचने का शक्ति, स्पीच आपको बोलने का शक्ति, एक्सप्रेस अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का शक्ति, एसोसिएशन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन उसका शक्ति, उसका फ्रीडम आपको मिलना चाहिए एक ह्यूमन को। अब क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग के पास फ्रीडम नहीं होगा तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर रीजन या फिर क्रिएटिविटी फ्लरिश नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आपको फ्रीडम नहीं होगा आपका थॉट्स जाहिर करने के लिए, अगर आपको फ्रीडम नहीं होगा कि आप कुछ बोल सके, आप कुछ सोच सके, आप एक्सप्रेस कर सके, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, या आपका फेलो बीइंग्स का डेवलपमेंट कैसे होगा। जब न्यू आइडियाज नहीं आएगा, न्यू डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यू रीजंस नहीं पाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कॉस्मोपॉलिटनिज्म, वर्ल्ड, ह्यूमन कम्युनिटी। ठीक है, तो रॉय ऐसा बिलीव करते थे कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक यूनिवर्सल फैमिली है। ह्यूमैनिटी मतलब एक ह्यूमन एक दूसरा ह्यूमन के लिए अच्छा करता है, या फिर उसके साथ कुछ गलत नहीं करता है, उसका सपोर्ट करता है, हेल्प करना, ये सब ह्यूमैनिटी है। मतलब एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन का हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये ह्यूमैनिटी है। तो रॉय के हिसाब से ह्यूमैनिटी जो है वो यूनिवर्सल फैमिली है। वो जो वो अपोज करते थे अग्रेसिव नेशनलिज्म, रेसिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस, इंपीरियलिज्म, ये सब को वो अपोज करते थे, उनको नहीं पसंद था। रादर वो सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल कॉपरेशन, वर्ल्ड पीस, मतलब पूरा वर्ल्ड में शांति बना रहे, इंटरनेशनली सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होता है वो आपको मिले, एक वर्ल्ड कम्युनिटी बने, एक वर्ल्ड कम्युनिटी जो बने जो कि बेस्ड हो ह्यूमन वैल्यूज पे, ना कि कोई सोसाइटल वैल्यूज पे, ना कोई रिलीजियस वैल्यूज पे, ह्यूमन वैल्यूज पे, कि ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक ह्यूमन वैल्यूज क्या है। ये ये थिंकिंग जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। आगे हम लोग देखते हैं न्यू ह्यूमैनिज्म जो है, या रेडिकल ह्यूमैनिज्म, उसका इकोनॉमिक आइडियाज क्या था। तो उसका इकोनॉमिक आइडियाज था कि उसका इकोनॉमिक आइडियाज ये था कि रॉय जो थे वो, एम एन रॉय, वो कैपिटलिज्म और स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म दोनों को इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिए थे। हम लोग जैसे अभी बैकग्राउंड में पढ़े थे ऑलरेडी, कि बैकग्राउंड में पढ़े थे ऑलरेडी कि मार्क्स का जो सोशलिज्म था वो इवेंचुअली उसका सपोर्ट किए थे, पर उनको धीरे धीरे काफी रीजंस के कारण डिससेटिस्फैक्शन लगा और फिर वो छोड़ दिए। वो क्या, ये सॉरी, सोशलिज्म मार्क्सिज्म का वो लाइन से हट गए और एक खुद का थ्योरी बनाई जो कि है रेडिकल ह्यूमैनिज्म या न्यू, ये हम लोग का हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं वो बोथ कैपिटलिज्म और स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म को रिजेक्ट करती है, उसके बदले वो क्या, नहीं पहले हम लोग को समझना होगा कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक आइडिया क्या है। कैपिटलिज्म मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना, रिच मर्चेंट्स या रिच बिजनेसमैन वो लोग, मतलब प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन होता है, तो ये कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक आइडिया है। और स्टेट कंट्रोल जो सोशलिज्म है उसका इकोनॉमिक आइडिया क्या है, उसका है कि बेसिकली वो आपका स्टेट कंट्रोल आपका इकोनॉमी होगा, उसका वो आइडिया है।
लेकिन रॉय क्या प्रपोज किया? अब हम लोग समझते हैं कैपिटलिज्म क्या है, स्टेट एंड सोशलिज्म क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक आइडिया जो रॉय जो बताए वो किस पे बेस्ड था। तो रॉय बोले कि इकोनॉमी दैट सर्व्स ह्यूमन वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट और स्टेट पावर। देखिए कितना थॉटफुल। वो बोला कि एक ऐसा इकोनॉमी हम लोग को बनाना है जो कि ह्यूमन का वेलफेयर, ह्यूमन के लिए क्या अच्छा है, उसका वेलफेयर, उसका डेवलपमेंट के लिए जो अच्छा है, हम लोग वो सोच के इकोनॉमी बनाए, ये सोच के नहीं कि क्या प्रॉफिट देता है वो कोई इंडिविजुअल को या स्टेट का पावर को सोच के, ये सब चीज नहीं सोच के हम लोग इस पे फोकस करें कि ह्यूमन का वेलफेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से इकोनॉमी को बनाए। तो वो बेसिकली अपना इकोनॉमिक के आइडिया में के अंदर क्या क्या पॉइंट्स बोले थे? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लान, कोऑपरेटिव ओनरशिप, equal opportunity, eliminating of poverty, scientific and planned development, economic development, production for human welfare rather than private property, economic development should improve the quality of human life। अब हम लोग समझते हैं इसका मतलब। तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, मतलब कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए जो इकोनॉमी को कंट्रोल करे। और कोऑपरेटिव ओनरशिप होना चाहिए, सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करे, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करे, कुछ भी हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को डेवलप करने का। और पॉवर्टी हम लोग को एलिमिनेट करना है, हम लोग को स्टेट से अपना पॉवर्टी हटाना है, उसके पीछे हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग को ह्यूमन वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव करने का है। ठीक है। पॉलिटिकल आइडियाज क्या है? पॉलिटिकल आइडियाज रॉय का क्या है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। रॉय बिलीव करते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है वो इनसफिशिएंट है अकेले। क्यों इनसफिशिएंट है? क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि हाँ, जैसे कि हम आप वोट करते हैं तो फिर एक हम लोग मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वो मेंबर से काफी ऐसा मेंबर्स मिलके एक इंडिविजुअल को इलेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, हम लोग खुद से डिसीजन, फिर वो लोग डिसीजन मेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को पावर दे रहे हैं वो हम लोग का डिसीजन ले सके हम लोग के बिहाफ पे। तो उनका मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अकेले चेंज नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि मेनली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होता है, तो इससे क्या होता है बहुत करप्शन होता है, या ऐसे काफी सारे रीजन है, उसके कारण वो रिजेक्ट करते थे। उसके बदले वो क्या प्रपोज किया, ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी में वो बोले कि सिटीजन्स को एक्टिवली गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनका क्या था फीचर्स ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी का? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक सेंटर में सिर्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए पावर का, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रांग हम लोग को बनाना है, उसको और पावर देना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। और पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे, नहीं ये नहीं कि हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, बल्कि हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें। और पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो रोल हम लोग को लिमिटेड करना होगा। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब कि हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग की तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए, वो हम लोग को क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। और इंडिविजुअल जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनका मेन एम था कि was to make democracy more participatory rather than merely electoral, मतलब कि वो बस ये नहीं चाहते थे कि पीपल इलेक्ट करके फिर भूल जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। उनका मेन एम था कि डेमोक्रेसी को हम ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाए, मतलब कि लोग पार्टिसिपेट करें उसमें, उनका ये एम था। उनका सोशल आइडियाज हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है सोशल आइडियाज, रोल ऑफ मिडिल क्लास एंड सोशल कोहेशन। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सोशल आइडियाज। तो सोशल आइडियाज क्या था, पहले हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ मिडिल क्लास। जैसे मार्क्स जो थे वो बिलीव करते थे कि वर्किंग क्लास जो है उनका, हम लोग दो क्लासेस पढ़े हैं, एक है बिजनेस क्लास जो कि बॉर्चुअस क्लास होता है, और एक है प्रोलेटेरिएट क्लास जो कि वर्किंग क्लास है। उनका बिलीव था कि मार्क्स का बिलीव था कि वर्किंग क्लास जो है वो
सॉरी सोशल चेंज लेके आएगा सोसाइटी में चेंज लाएगा वर्किंग क्लास, उनका ये मानना था। लेकिन रॉय का ये मानना था कि नहीं, जो सोशल चेंज लाएगा सोसाइटी में वो है हम लोग का मिडिल क्लास। हम आज जो क्लास से बिलोंग करते हैं बेसिकली वो है मिडिल क्लास, जो कि लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच का क्लास होता है। उनको ऐसा क्यों लगता था कि मिडिल क्लास चेंज आएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था क्योंकि मिडिल क्लास के पास में एजुकेशन होता है, वो लोग रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग जो होता है वो उनको प्रमोट करते हैं, और वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। वो उसका निरादर नहीं करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। वो आगे डेवलपमेंट बना करना चाहता है, वो उसको अबॉलिश नहीं करना चाहता। तो ये सब रीजन से उनको लगता था कि मिडिल क्लास का रोल से, मिडिल क्लास के कारण ये सोसाइटी में सोशल चेंज आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का सोशल कोहेजन। रॉय जो थे उनको वो ऐसा एक सोसाइटी चाहते थे, वो ऐसा सोसाइटी चाहते थे जो कि इक्वालिटी, जस्टिस, कॉपरेशन, ह्यूमन डिग्निटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड हो। उसका हाईएस्ट वैल्यू भी हो, इक्वालिटी रखना है हमको, जस्टिस, कॉपरेशन, ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबके बीच में। एक सोसाइटी का बेसिक वैल्यूज ये होना चाहिए उनको लगता था। वो काफी अपोज करते थे ये डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट, रिलीजन, क्लास को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो काफी उनको अपोज करते थे, उनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन द हार्ट ऑफ न्यू ह्यूमैनिज्म। रॉय ऐसा मानते थे कि एजुकेशन जो है वो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक फ्री सोसाइटी बनाने में। कैसे? इजी है, देखिए। एजुकेशन ऑब्वियसली आप एक अनपढ़ इंसान को ले लीजिए जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, और आप एक एजुकेटेड इंसान को ले लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई आपको, कोई एक इंसान जैसे कि कोई कोई भी एक इंसान, वो आपको, आप जैसे एजुकेटेड इंसान है और एक और इंसान है जो कि अनएजुकेटेड है, तो वो जो एक इंसान होगा वो आपको ब्लाइंड फेथ्स ये सब सब सुपरस्टिशन सब सिखाने वाला होगा। तो वो आप दोनों को एक क्लास में फॉर एग्जांपल बैठ के पढ़ा रहा है और सिखा रहा है गलत गलत चीज, कि नहीं हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं वैसे करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो एजुकेटेड इंसान होगा वो उसको क्वेश्चन करेगा कि नहीं ऐसे हम लोग को नहीं करना है, ये गलत है, क्योंकि उसमें मोरालिटी होगा, मॉरल थिंकिंग होगा। और जो अनपढ़ इंसान है उसको नहीं आता है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर देगा। तो यही है कि अगर पीपल अवेयर होगा, उसके अंदर अगर एजुकेशन मिलेगा उसको, तो ही उससे एक फ्री सोसाइटी और रैशनल थिंकिंग वाला सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट है हम लोग का, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉयस क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। कि रॉय जो थे वो मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे करते थे। तो इनके हिसाब से मार्क्सिज्म में एक्सेसिव इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन था, मतलब कि वो लोग इकोनॉमी के पीछे बहुत ज्यादा जैसे पागल जैसे था, कि इकोनॉमी ही सब कुछ है, इकोनॉमिक फोर्सेस ये सब कुछ है, इकोनॉमी ही चेंज ला सकता है, इकोनॉमिक ही ये वो, पैसा पैसा पैसा। उनको लगता था वो काफी इकोनॉमिक चीजों पे बहुत एक्सेसिव प्रेशर देते थे, या फिर मतलब अपना उनका वैल्यूज उसी पे बेस्ड था। और वो लोग आइडिया, एथिकल, ये सॉरी एथिक्स एंड कल्चर ये सब को वो उतना वैल्यू नहीं देते थे। फिर क्लास स्ट्रगल, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन, नेग्लेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब कुछ पॉइंट्स है जिससे वो मार्क्सिज्म को वो नहीं पसंद करते थे। वो इवेंचुअली पहले पसंद करते थे, तभी वो कम्युनिस्ट लीडर बने, काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर बने बल्कि। लेकिन धीरे धीरे वो डिससेटिस्फाइड हो गए और वो कम्युनिज्म को छोड़ के एक अपना ही थ्योरी, अपना ही एक आइडिया को सामने लाए, जो कि था रैडिकल ह्यूमैनिज्म। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रैडिकल ह्यूमैनिज्म और प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म। तो ये आप यहाँ से रीड कर लीजिए, काफी इजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक, तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि है कि रॉय रॉय जो थे काफी रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। वो इंडिया का इंडिपेंडेंस में एक काफी इंस्पायर होके इसका नेशनलिस्ट मूवमेंट से, फिर वो एक बाद में बाहर जाके इंडिया फॉरेन कंट्रीज में जाके कम्युनिस्ट लीडर बने, काफी इंपॉर्टेंट। पर इवेंचुअली उनको कुछ डिससेटिस्फैक्शन से वो कम्युनिज्म छोड़ के एक अपना एक थ्योरी या आइडिया दिया, जो कि था रेडिकल या फिर न्यू ह्यूमैनिज्म, जो कि बेस्ड है इन मेनली क्या चीज पे, इंडिविजुअल पे, कि इंडिविजुअल को हम लोग को सेंटर में रख के उसके लिए वेलफेयर, उसके लिए जो अच्छा है वो करना चाहिए, उसके बारे में वो सोचना चाहिए।
और वो डेमोक्रेसी को काफी हद तक प्रमोट की है। ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी दी है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट की है, पार्टिसिपेशन पीपल का वो इंकरेज की है, और वो सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट्स ये सब को प्रमोट की है, डिफेंड की है। और मेनली हम लोग को ये याद रखना है कि वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों को ही रिजेक्ट करके अपना ये आइडिया दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। एमन रॉय's radical humanism represents the final stage of this intellectual journey from revolutionary nationalism to Marxism and finally to humanism. Learning from the failures of both capitalism and authoritarian communism, he proposed a philosophy centered on the individual, reason, freedom, morality, democracy, education, and world humanism. His ideas remain important because they defend human dignity, scientific thinking, and democratic participation, making radical humanism one of the most original contributions of modern Indian political thought. ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।